हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते ऑल एस्पिरेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर। आज है 20 सितंबर 2023। सो हम देखते हैं क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और जैसा कि हमारा रूटीन चला आ रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एमसीक्यू देखते हैं। और एमसीक्यू सीरीज में हम देख रहे हैं यूपीएससी 2020 का सीरीज नंबर ए। ओके, सो देखने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एमसीक्यू देखते हैं और एमसीक्यू हम देख रहे हैं 2020 के। अब तक हमने 50 एमसीक्यू को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व किया था। आज हमारा क्वेश्चन नंबर है 51। हालांकि मैं आपको बता दूं, मैंने इसको ओल्ड एंड न्यू पैटर्न दोनों से सॉल्व कराने की कोशिश की थी, इससे पहले के भी एमसीक्यू जो भी थे। ठीक है। और आपसे मैंने एक क्वेश्चंस का जवाब पूछा था, तो उसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे जब मैंने आपसे यू कैन से दैट कल वाला वीडियो जो हमने किया था। ओके, सो देखने की कोशिश करते हैं हम क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 51। ओके, with reference to foreign direct investment in India, which one of the following is considered its major characteristic? यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यू कैन से दैट इन अ सिंगल वर्ड, एफडीआई। इंडिया की जो है, इनमें से कौन सा करेक्टरिस्टिक है किसका, एफडीआई का। उसके बाद थोड़ा सा हिंदी में भी देखते हैं। भारत में प्रत्यक्ष विदेश निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी उसकी प्रमुख विशेषता मानी जाती है। ओके, सो हम क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एफडीआई को देखेंगे। एफडीआई है क्या। ओके, उसको देखने की कोशिश करते हैं। सो देखते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यू कैन सी दैट एफडीआई। इसको आप यू कैन से दैट इट्स इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ कंपनी और इंडिविजुअल इन अ वन कंट्री। इसमें या तो वो इनटू बिजनेस इंटरेस्ट में लोकेटेड इन अनदर कंट्री। यानी फॉर एग्जांपल मान लीजिए यूएसए वाले अगर इंडिया में कुछ भी पैसा खर्च करते हैं विद रिगार्डिंग ऑफ द कंपनी एंड बिजनेस, यू कैन से दैट इट्स ए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। या फिर हम अपनी कंट्री का कोई बिजनेसमैन है, अगर वो दूसरी कंट्री में कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है तो यू कैन से दैट इट्स ए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्लियर है। तो पहले आपको इतना समझ में आ गया होगा कि एफडीआई होता क्या है। थोड़ा सा उसका डिफिनेशंस मैंने आपको बता दी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, ये रेफर्स करता है टू इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ कंपनी, या तो कंपनी करे या फिर इंडिविजुअल करे, इन वन कंट्री इनटू बिजनेस इंटरेस्ट। ठीक है, इज रिगार्डिंग फॉर द बिजनेस इंटरेस्ट लोकेटेड इन अनदर कंट्री। इट इज ए क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। ये ग्लोबल इकोनॉमी का एक, यू कैन से दैट क्रिटिकल कंपोनेंट है। ओके, इसमें क्या होता है, इसमें लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट मिलता है इन अ फॉरेन एंटरप्राइज एंड यू कैन से दैट with the goal of establishing a lasting relationship and exerting a degree of influence or controls। की पॉइंट्स हैं कुछ एफडीआई को, उनको देखने की कोशिश करेंगे। टाइप ऑफ एफडीआई क्या है। एफडीआई कैन टेक वेरियस फॉर्म सच एज जैसे मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, बिल्डिंग न्यू फैसिलिटी, ये सारी क्या है, एफडीआई की वेरियस फॉर्म है, यू कैन से दैट। एंड द reinvesting profit earned from the overseas operation or purchasing stock of foreign enterprise। ओके, इसका मोटिव क्या है एफडीआई का। देखिए, कंपनीज इन्वेस्ट अब्रॉड फॉर वेरियस रीजंस। कंपनी अगर विदेश में खर्च करती है तो उसके कई सारे रीजंस होते हैं, इंक्लूडिंग जैसे आपका मार्केट एक्सपेंशन है, या एक्सेस टू रिसोर्स है, या फिर आप कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं, रिस्क डाइवर्सिफिकेशन है, या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, मैनी एक्स्ट्रा। होस्ट एंड होम कंट्रीज, जैसे एफडीआई इन्वॉल्व बोथ होस्ट कंट्री। तो एफडीआई में दोनों ही कंट्रियां होस्ट होती हैं, वेयर द इन्वेस्टमेंट इज मेड, एंड होम कंट्री वेयर द इन्वेस्टर्स ओरिजिनेट्स। समझ रहे हैं आप। तो कुल मिला के होम कंट्री क्या है, जहाँ पे इन्वेस्टर्स जो होता है वो ओरिजिनेट्स है, और यू कैन से दैट जो होस्ट कंट्री है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा। ओके, गवर्नमेंट इन बोथ कंट्री प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन रेगुलेटिंग एंड फैसिलिटिंग द एफडीआई। इसमें गवर्नमेंट का रोल होता है। यस, तो एफडीआई में एक बार यूपीएससी में जब एमसीक्यू बना था तो आपसे यही पूछा था कि एफडीआई में गवर्नमेंट का रोल होता है या नहीं होता है। यस, होता है। आगे देखते हैं बेनिफिट। एफडीआई कैन ब्रिंग बेनिफिट टू बोथ होस्ट एंड होम कंट्री। तो होस्ट एंड होम कंट्री आपको समझ में आ गए होंगे। होस्ट कंट्री ऑफर रिसीव कैपिटल्स, जो होस्ट कंट्री है वो क्या होगा, कैपिटल को रिसीव करेगी, टेक्नोलॉजी, जॉब जॉब क्रिएशंस एंड एनहांस इंफ्रास्ट्रक्चर्स।
व्हाइल होम कंट्री क्या होगी, बेनिफिट फ्रॉम एक्सेस टू न्यू मेकर्स एंड पोटेंशियल प्रॉफिट। तो होम कंट्री को इसमें क्या मिलता है, फायदा मिलता है। ओके, अच्छा, आगे देखने की कोशिश करते हैं फिर हम। ओके, आगे क्या है, रिस्क क्या है। एफडीआई आल्सो कैरीज रिस्क सच एज जैसे पॉलिटिकल इनएस्टेबिलिटी, रेगुलेटरी चेंज एंड इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस इन अ होस्ट कंट्री। तो सीधी सी बात है, अगर होस्ट कंट्री में ऐसा कुछ होता है, पॉलिटिकल इनएस्टेबिलिटी या फिर रेगुलेटरी चेंज होता है या इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस होते हैं, ये सारी रिस्क हैं किसकी, एफडीआई की। ठीक है, कंपनीज मोस्ट केयरफुली एसेस दीज रिस्क बिफोर मेकिंग इन्वेस्टमेंट। रेगुलेशंस की बात करें तो मैनी कंट्री हैव रेगुलेशंस गवर्निंग FDI to protect their nation's interest, including restrictions of certain industry or ownership percentage. So जैसे कि मैं बता दूं आपको, अभी इंडिया में फॉर एग्जांपल मान लीजिए गवर्नमेंट ठीक है, थोड़ी सुटेबल है, जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो इजीली यहाँ पे क्या कर पा रहा है, इन्वेस्ट कर पा रहा है। बट क्या है कि अगर मान लीजिए थोड़ी सी पॉलिटिकल अगर इनएस्टेबिलिटी है, यानी कि उन्होंने अपना यहाँ पे कोई भी फर्म या कोई भी काम स्टार्ट किया बाय द होस्ट कंट्री, सॉरी, ठीक है। सो उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, अ, उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे अगर मान लीजिए पॉलिटिकल थोड़े से इशू हो रहे हैं, तो कॉमन सी बात है कि दिक्कत होगी उनको भी लेके। अच्छा, आप आगे बात करते हैं एफडीआई ट्रेंड की बात करें तो एफडीआई फ्लो कैन वेरी फ्रॉम ईयर टू ईयर अक्रॉस द इंडस्ट्री। फैक्टर लाइक ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस, ट्रेड एग्रीमेंट एंड जियोपॉलिटिकल इवेंट्स कैन इन्फ्लुएंस एफडीआई ट्रेंड्स। ओके, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें तो एफडीआई प्ले ए क्रूशियल रोल इन ग्लोबलाइजेशन, okay, and economy development by the facilitating the flow of the capital, technology, expertise across the borders. So इससे क्या होता है, देखिए बहुत से जैसे ग्लोबल इकोनॉमी डेवलपमेंट की बात है या फिर मान लीजिए फ्लो ऑफ कैपिटल, इनको इसको भी फैसिलिटेटिंग करना है। ओके, अच्छा, उसके बाद देखते हैं सोवरेन वेल्थ फंड्स की। तो सम गवर्नमेंट स्टेबलाइज सोवरेन वेल्थ फंड टू इन्वेस्ट इन अ फॉरेन एसेट्स ऑफन विद द गोल्स ऑफ द जनरेटिंग लॉन्ग टर्म रिटर्न्स। अब देखिए सॉवरेन वेल्थ फंड से क्या होता है कि लॉन्ग टर्म रिटर्न्स मिल जाता है इससे। ठीक है, चैलेंज क्या है, एफडीआई कैन समटाइम्स लीड टू कंट्रोवर्सीज सच एज द कंसर्न अबाउट द एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ द लेबर्स। इससे देखिए क्या होता है, एफडीआई से आप देख रहे हैं किस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन होता है लेबर का, या फिर मान लीजिए इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशंस है होस्ट इन अ होस्ट कंट्री, जो भी होस्ट कंट्री है, एंड डिबेट्स अवर नेशनल सिक्योरिटी इशू रिलेटेड टू द फॉरेन ओनरशिप ऑफ द स्ट्रेटेजिक एसेट्स। ओके, तो उसमें आपको पढ़ना क्या है वो मैंने आपको तो एफडीआई में आपके लिए प्रीलिम्स प्रोस्पेक्टिव में मैं बता दूं क्या पढ़ना है। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है, यस। दूसरी आपको पढ़ना है इसमें होस्ट कंट्री कौन सी है। होस्ट कंट्री क्या है, जहां निवेश किया जाता है, यू कैन से दैट वेयर द इन्वेस्टमेंट इज मेड, जहां आपका क्या किया जाएगा, निवेश किया जाएगा। और होम कंट्री कौन सी है, होम कंट्री में आपको बता दूं वो होगी आपकी जहां निवेशकों की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। क्लियर कट है, ये आपको समझना था एफडीआई के बारे में। उसके बाद इसके चैलेंजिंग जो है लेबर या एनवायरमेंट को लेकर होता है। ओके, ये बात हमारी समझ में आएगी। ओके, आगे देखते हैं फिर हमारे पास, अब देखते हैं आप क्वेश्चंस को आप इजीली डील कर पाएंगे। क्या है क्वेश्चंस विद रेफरेंस, तो एफडीआई के रेफरेंस में इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इट इज द इन्वेस्टमेंट थ्रू कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स एसेंशियल इन द लिस्टेड कंपनी। तो ये इन्वेस्टमेंट है थ्रू द कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स एसेंशियल जो लिस्टेड कंपनी है उनमें। इट इज लार्जली नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो। आगे है इट इज द इन्वेस्टमेंट विच इन्वॉल्व डेप्ट सर्विसिंग। आगे है इट इज द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ओके, तो थोड़ा सा हिंदी में आपको मैं एक बार और पढ़ के बता दे रहा हूँ। यह मूलतः किसी सूचीबद्ध कंपनियों में पूंजीगत साधनों द्वारा किया जाने वाला निवेश है। ठीक है, सूचीबद्ध, यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको देखेंगे। आगे है यह मुख्यतः ऋण सर्जित ना करने वाली पूंजी प्रवाह है। आगे है यह निवेश है जिसे ऋण समाशोधन अपेक्षित होता है। उसके बाद है फिर हमारे पास यह है विदेशी संस्थागत निवेशों द्वारा सरकारी प्रतिनिधियों में किए जाने वाला, ये तो नहीं है भाई। यह एक ऐसा निवेश है जिसे ऋण समाशोधन अपेक्षित होता है, ये भी नहीं है ना। इट इज ए इन्वेस्टमेंट विच इन्वॉल्व डेब्ट सर्विसिंग, नहीं। आगे यह मुख्यतः ऋण सृजित न करने वाले पूंजी प्रवाह है। इट इज ए लार्जली नॉन डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो। ओके, सो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारे पास बी। क्लियर कट है। अब हम आ जाते हैं अपने प्रीलिम्स, अब हम आ जाते हैं अपने प्रीलिम्स करंट में। और प्रीलिम्स करंट में जैसा कि हमारा रूटीन है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, ये हमारा पीआईबी, द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस, ये तीनों का कॉम्बिनेशन होता है।
ठीक है? जिनको हम यू कैन से दैट 2 पेज में फिनिश करने की कोशिश करते हैं और जो भी मोस्ट न्यूज़ में रहा है, उसी को हम यहाँ पे लगाने की कोशिश करते हैं। सो देखते हैं क्या है। नर्मदा रिवर की बात करें तो रिवर हमारी इम्पोर्टेंट है। ओरिजिन कहाँ से होता है इसका? अमरकंटक से। तो सबसे पहले आपको इतना याद रखना है कि नर्मदा जो रिवर है उसका ओरिजिन होता है अमरकंटक से और जो कि माउंटेन रेंज की बात करें तो वो कौन-सी है आपकी? एमपी, ओके? और ये इंडिया की 5th लार्जेस्ट रिवर है इन द कंट्री और इसके ट्रांसवर्स की बात करें कहाँ से ये निकलेगी तो यू कैन सी दैट पास हो रही है। तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो इधर आपके साइड में कहीं मान लीजिए मध्य प्रदेश होगा, फिर ये महाराष्ट्र होगा और यहीं आपका बीच में क्या होगा? गुजरात। तो इस तरीके से ये क्या होती है? फ्लो होती है। मीट की बात करें तो ये कहाँ मीट होती है? गल्फ ऑफ कैम्बे। ये आपको याद रखना है। हो सकता है एमसीक्यू आपसे पूछा जाए कि नर्मदा रिवर जो है वो मीट कहाँ होती है? नेक्स्ट देखते हैं फिर क्या है इसमें अगर इसे फ्लो की बात करें तो ये बिटवीन कहाँ होती है? विंध्या रेंज और सतपुड़ा रेंज। ये 2 रेंज आप याद रखेंगे विंध्या और सतपुड़ा रेंज। और हमने एक चीज़ और देखी थी अमरकंटक से ये क्या हो रही है? ओरिजिन हो रही है। तो यहाँ आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि नर्मदा रिवर जो है वो ओरिजिन होती है अमरकंटक से बट ये फ्लो होती है विद्या रेंज और सतपुड़ा रेंज से। क्लियर कट है? इसकी ट्राइब्यूट्स की बात करें तो जैसे बुरहान है, हैलोन है, हेरन है, वंजर है और भी हैं बट आपको ये थोड़ी-सी इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। क्लियर कट है? डैम भी हैं कुछ नर्मदा रिवर पर उनको भी देखेंगे जैसे सरदार सरोवर डैम है, रानी अवंतीबाई सागर डैम है या फिर महेश्वर डैम है। ये कुछ डैम हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, ओके? ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं एक्सपोसैट ये क्या है भैया? इसको थोड़ा-सा हम देखते हैं ये साइंस एंड टेक का है हमारा और ये यू कैन से दैट इंडिया का तो पहला है और वर्ल्ड के मामले में करें तो ये सेकंड है और वर्ल्ड में सेकंड होने की वजह है नासा का एक्स-रे यू कैन से दैट इमेजिंग एक्स-रे पोलरोमीटर एक्सप्लोरर, ओके? तो एक्स-रे पोलरोमीटर एक्सप्लोरर के बाद जो है वो क्या आता है एक्सपोसैट जो कि इंडिया का फर्स्ट है और वर्ल्ड का सेकंड है और फर्स्ट नंबर पे नासा आता है। क्लियर कट हो गया यहाँ तक? तो देखते हैं क्या है इसका एम क्या है? एम है इसका स्टडी वेरियस डायनामिक्स ऑफ द ब्राइट एस्ट्रोनॉमिकल एक्स-रे सोर्स इन एक्सट्रीम कंडीशन, ठीक है? एंड प्रोवाइड वाइटल इंफॉर्मेशन ऑन द नेचर एंड बिहेवियर ऑफ द सेलेस्टियल ऑब्जेक्टिव। जो भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्टिव हैं उनके बिहेवियर और नेचर के बारे में ये हमें क्या प्रोवाइड कराएगा? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा, ओके? इसको बिल्ड किसने किया है? तो इसरो प्लस रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स यू कैन से दैट RRI। उसके बाद हम बात करते हैं इसके पेलोड्स भी होंगे। यस, 2 हैं। कौन-कौन से हैं? एक पोलिक्स है और एक स्पेक्ट्रेट। ये आपको थोड़ा-सा याद रखना है। तो पोलिक्स को आप बोलेंगे पोलरोमीटर इंस्ट्रूमेंट्स एक्स-रे और एक्सपीसेक को आप बोलेंगे एक्स-रे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग, ओके? अच्छा, अब देखते हैं एक और न्यूज़ में रहा एक रिपोर्ट है उसको देखेंगे। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग अ न्यू नैरेटिव। ये एक रिपोर्ट्स है जिसको लॉन्च किया गया है बाय रिलीज़ किया है बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यू कैन से द WEF। क्लियर कट है यहाँ तक? तो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग न्यू नैरेटिव इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज़ किया गया। उसके बाद फिर हमें मिल जाता है लैंड पोर्ट्स। लैंड पोर्ट्स अब देखिए पोर्ट्स का जब भी होता है ना तो वो बहुत ज़्यादा आपसे मैं 90% गारंटी ले सकता हूँ कि जब आप यूपीएससी का एमसीक्यू करें और ऑप्शन में अगर आपको पोर्ट दिया है कहीं भी पोर्ट्स सॉरी पोर्ट्स दिया है, बुद्धा और जैन दिया है, ठीक है? तो इन तीनों में आप ना अगर पोर्ट्स दिया है तो पोर्ट आंसर होगा। अगर जैन और बुद्ध दिया है तो मोस्टली बुद्ध आंसर होता है। जैन भी होता है, ऐसी बात नहीं है। बट अगर बुद्ध ही पर्टिकुलर दिया है और दूसरे रीजन दिया है तो बुद्ध आंसर होगा। जैन दिया है तो और पर्टिकुलर यू कैन से दैट आंसर ऑप्शंस होंगे तो उसका भी जवाब आपके पास जैन होगा। सो लैंड पोर्ट को देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको देखने की कोशिश करते हैं क्या है इसका गोल क्या है? टू डेवलप, सैनिटाइज़ एंड मैनेज द फैसिलिटी फॉर द क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट। जो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट्स है, उसको फैसिलिटेट करने का काम करेगा ये लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ द इंडिया जिसको LPIA बोला गया है। ऑफ द पैसेंजर एंड गुड्स दोनों को लेके है नॉट ए यू कैन से दैट यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाए कि लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ द इंडिया ओनली इंक्लूडेड द पैसेंजर नॉट फॉर गुड्स। सो आपको याद रखना है कि ये दोनों ही है पैसेंजर एंड गुड्स एट डिजिनेटेड पॉइंट्स अलोंग द इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ द इंडिया, ओके? अच्छा इसके एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ द इंडिया एक्ट 2010 के द्वारा इसको बनाया गया किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत?
मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर। तो जो होम अफेयर मिनिस्ट्री है उसके थ्रू उसको बनाया गया। अपॉइंटमेंट की बात करें तो चेयरपर्सन एंड मेंबर अपॉइंटमेंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसके जो चेयरपर्सन होंगे उसमें या फिर मेंबर होंगे, उनको अपॉइंट किया जाएगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट द प्रेसिडेंट एंड नॉट द गवर्नर। ये आपको थोड़ा-सा याद रखना है। करंटली अगर बात करें तो इंडिया में 10 लैंड पोर्ट्स हैं, इंडिया, ओके? तो ये क्लियर कट हो गया होगा आपको अच्छी तरीके से। तो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से अगर मैं निकालने की कोशिश करूँ, तो जो लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसमें अगर मान लीजिए आपका चेयरमैन है या फिर मेंबर है, इन दोनों को अगर अपॉइंटमेंट करने की बात होगी, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। ये थोड़ा-सा आपको याद रखना है। और अब इसके बाद मिनिस्ट्री कौन-सी दिख रही है? तो मिनिस्ट्री दिख रही है होम अफेयर। होम अफेयर आपको याद रखना है, ठीक है? क्योंकि क्या होता है ना कि जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना, उनको हम याद नहीं रखते और बहुत ज़्यादा ब्रॉड पढ़ लेते हैं। ब्रॉड नहीं पूछा जाता भई हमसे, है ना? प्रीलिम्स में। अच्छा, आगे देखते हैं फिर क्या है? स्कॉलरशिप फॉर द हायर एजुकेशन फॉर यंग अचीवर्स स्कीम, श्रेयस। अब आपके लिए यही क्वेश्चंस लिखा होगा। कैसे लिखा होगा? मैं बता दूँ आपको। आपके लिए लिखा होगा इस तरीके से। अब ये पूछा जाएगा आपसे, श्रेयस जो है वो किससे रिलेटेड है? ऑप्शन में आपको दे दिया, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका बैंकिंग, या फिर मान लीजिए आपका यहाँ पे दे दिया हिस्ट्री, कुछ भी दे दिया, हिस्टोरिकल प्लेस या कुछ भी दे दिया, और यहाँ पे दे दिया किसी भी किंग का नाम दे दिया, और यहाँ आपको नीचे दे दिया स्कॉलर। तो ये श्रेष्ठ जो है ना, हिंदी में अगर कहेंगे तो ये इस तरीके से लिखा होगा, श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ में आप थोड़ा-सा क्लियर हो जाएँगे कि भई किसी भी चीज़ में श्रेष्ठ होना चाहिए आदमी। तो ये स्कीम है ना? और स्कीम में ये किसके लिए है? स्कॉलर के लिए है। यू कैन से दैट स्कॉलरशिप, ओके? स्कॉलरशिप। अच्छा, उसके बाद ये स्टार्ट कब हुई थी? 2014 से लेके 15 के बीच में हुई। टाइप क्या है ये? सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम है। सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम का मतलब आपको समझ में आना चाहिए अच्छी तरीके से कि इसमें गवर्नमेंट की 100% फंडिंग होती है। गवर्नमेंट की कैसी होती है इसमें? 100% फंडिंग होती है। अच्छा, ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है? मिनिस्ट्री ऑफ द सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ द सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये आपको ज़रूर याद रखनी है। श्रेयस जो यू कैन से दैट यंगर अचीवर्स स्कीम जो है, वो आपको सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट स्कीम के अंतर्गत आएगी। इसके 4 कंपोनेंट्स हैं, 4 सेंट्रल सब स्कीम्स हैं। जैसे ये फ्री कोचिंग प्रोवाइड करती है एससी और ओबीसी को, और टॉप क्लास एजुकेशन फॉर द एससी, एंड नेशनल ओवरसीज स्कीम फॉर द एससी। एससी बोलते शेड्यूल कास्ट, नॉट ए सुप्रीम कोर्ट, ठीक है? एंड नेशनल फेलोशिप फॉर द शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स। ओके, क्लियर कट हो गया? सो आपको इसमें से समझना क्या था? स्कॉलरशिप फॉर द हायर एजुकेशन ऑफ द यंग अचीवर्स स्कीम, यू कैन सी दैट one words, it's श्रेयस, and Sirius under the Ministry of the Social Justice and Empowerment, and it's a central sector schemes and established in 2014 and 15। ओके, क्लियर कट है? और इनमें से भी आपको अगर याद रखना है तो मिनिस्ट्री ऑफ द सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट आपको जरूर याद रखना है। ओके, सो अब हम आगे चलते हैं, क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम आ जाते हैं फ्रंट पेज पर। फ्रंट पेज हमारा क्या करता है? इंडिया डिनाई एनी रोल इन निज्जार्स किलिंग इन कनाडा। तो कनाडा में जो निज्जार की किलिंग हुई थी, है ना? तो उसमें इंडिया ने डिनाई किया कि भाई हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। जो भी काम कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किस तरीके से इनको मारा गया, आई एम नॉट इंटरफेयर इन दिस सिचुएशन। ओके, सो थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं हम, क्या है क्या नहीं है हमारे पास। देखिए, मैं अभी आपको बताता हूँ। ओके, सो यहाँ दिया हमें, इंडिया ट्यूसडे रिजेक्टेड द कैनेडियन allegations of involvement by the government of killing in the killing of the prominent खालिस्तान separatist leader, यानी अलगाववाद नेता, ठीक है, on the Canadian soil। तो जो कनाडियन धरती है वहाँ पर जो सेपरेटिस्ट अलगाववादी नेता हैं उनको मार दिया गया, ठीक है। तो इसमें बोला गया था कि इंडियन इन्वॉल्वमेंट है, बट इसमें इंडिया ने मना कर दिया। तो ये मंगलवार की बात थी, ठीक है। तो भारत ने एक्चुअली में मंगलवार को कनाडा के एक प्रमुख खालिस्तानी अलगाववादी नेता को हत्या में भारत के संलिप्त होने में मना कर दिया कि भई हम इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। अच्छा, आगे देखते हैं क्या है। इट वाज़ जून द खालिस्तानी टाइगर फोर्स चीफ, ये खालिस्तानी टाइगर फोर्स के जो चीफ थे हरदीप सिंह निज्जर, ठीक है, वाज़ गन डाउन बाय द अनआइडेंटिफाइड असैसिनेट्स इन द सर्वे सिटी ऑफ द कनाडा। तो सर्वे सिटी ऑफ द कनाडा में जो यू कैन से दैट टाइगर फोर्स के जो चीफ थे हरदीप सिंह निज्जार्स, उनको गन डाउन कर दिया गया बाय द अनआइडेंटिफाई, कोई उसकी आइडेंटिफाई नहीं हो पाई, है ना? बट इन्होंने एलिगेशंस लगा दिया कि हम लोग एंटी हैं किसके? खालिस्तान के, है ना? हम लोग खालिस्तानियों के एंटी हैं, तो हो सकता है कि इंडियनों ने इसको मरवाया होगा। इसलिए ये एलिगेशंस हमारे ऊपर लगा कि भाई इंडियन लोगों ने इनको मरवा दिया। आगे क्या है? इन थॉट स्टेटमेंट द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, उन्होंने ये बताया कि भाई जो अपने विदेश मंत्रालय के जो मिनिस्ट्री यू कैन से दैट
मिनिस्ट्री है, उसने क्या बताया कि भाई कनाडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो डाइवर्टेड अटेंशन फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ द खालिस्तान ऑपरेटिव्स इन कनाडा एंड कॉल्ड फॉर इफेक्टिव एक्शंस अगेंस्ट देम। सो इसमें देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि एक एक्चुअली में बयान दिया गया, उसमें आरोप लगाए गए कि खालिस्तानी कार्यकर्ताओं की गतिविधियों से ध्यान हटा दिया गया और इस तरीके से उनके खिलाफ जो है कार्रवाई, प्रभावी कार्रवाई के लिए बहुत ज़्यादा यू कैन से दैट इन है आह्वान किया गया कि जैसे को तैसा कार्रवाई में भारत को एक करना चाहिए। अच्छा, आगे देखते हैं क्या है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इंडिया ने किस तरीके से मना किया, भाई हम इसमें शामिल ही नहीं है। और खालिस्तानियों को एंटी हम लोग इसलिए हैं क्योंकि वो अलग देश की मांग कर रहे हैं। और इससे पहले भी आपने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा होगा खालिस्तानियों के बारे में, है ना। सो देखते हैं क्या है फिर आगे। फिर है ओके, फिर है हमारे पास गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस वुमेन्स कोटा बिल इन लोकसभा, पीएम कॉल्स फॉर अ कंसेंस। देखिए मैं बता दूं, गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया वुमेन्स कोटा को है ना लोकसभा, और भाई प्रधानमंत्री यही चाहते हैं कि जो भी ये काम हो वो आम सहमति से हो जाए। तो ये हिस्टोरिक मूवमेंट आफ्टर द स्पेशल, अब हम न्यू पार्लियामेंट में आ गए, ये तो आपको पता ही होगा इस तरीके से दिखती है हमारी, ठीक है। इस तरीके से हमारी न्यू पार्लियामेंट दिखती है। तो इसके बारे में थोड़ा-सा देखते हैं क्या है। इन अ हिस्टोरिक मूवमेंट आफ्टर द स्पेशल सेशन शिफ्टेड टू द न्यू पार्लियामेंट हाउस ऑन ट्यूसडे, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द वुमेन्स रिजर्वेशंस बिल इन लोकसभा, ठीक है। और इसमें इन्होंने रिजर्व किया 1/3 ऑफ द सीट इन द लोअर हाउस एंड असेंबली फॉर द वुमेन्स। तो लोअर हाउस की बात हो या असेंबली की बात हो, और उसमें 1/3 क्या होंगी वुमेन। फॉर एग्जांपल अगर 99 सीट्स हैं, तो अगर हम 1/3 करते हैं तो कितना निकल के आता है हमारा 33%, ओके, 33। कॉन्स्टिट्यूशन का 128 यू कैन से दैट 28 अमेंडमेंट बिल जो कि 2023 में हुआ, हाउएवर वुड बी इम्प्लीमेंटेड ओनली आफ्टर द 26 डिलिमिटेशंस एक्सरसाइज यूजिंग द डेटा फ्रॉम द कंसेंस टू कंडक्ट आफ्टर द पैसेज ऑफ द बिल दिस ईयर। अगर इस रिजर्वेशन की बात करें तो ये लोकसभा कैन हैंस बी इम्प्लीमेंटेड ओनली इन द लोकसभा इलेक्शंस इन 2029, नॉट इन 2024। तो ये जो वुमेन कोटा की बात हो रही है ना, ये 2024 को लेके नहीं है, 2024 में नहीं, ये कब होना है आपका 2029 तक, ओके। और पीएम ने अपील की है दोनों हाउसों से कि भई आप लोग इस बिल को पास कराने में जितना हो सके उतना सहमति दें, ठीक है। और इसी के रिगार्डिंग है यूनियन लॉ मिनिस्टर यू कैन से दैट अर्जुन मेघवाल, उस उन्होंने इंट्रोड्यूस किया बिल को एंड सेड गोइंग बाय द हाउस करंट स्ट्रेंथिंग नंबर ऑफ द वुमेन्स। अब आप कह सकते हैं कि जो 82 वुमेन, अगर ये बिल पास हो जाता है तो इनकी वुमेन्स की संख्या अभी कितनी है 82, अब कितनी हो जाएगी बाद में 181, ओके। अच्छा, आगे देखते हैं फिर क्या है हमारे लिए। आगे हमारे पास होयसला टेम्पल डिक्लेयर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ये थोड़ा सा आपको देखना है कि 3 होयसला टेम्पल जो हैं वो डिक्लेयर हो गए हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, उनके WHS, ये आपको समझना है, ओके। सो उससे पहले हम ये देखेंगे कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है क्या, ये चीज तो हमें समझ में आनी चाहिए। सो उसको देखते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर लैंडमार्क और एरिया रिकॉग्नाइज्ड बाय द कौन, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिस्ट एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसको कौन देखता है, यूनेस्को। ये बात आपको याद रखनी है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि आपका एमसीक्यू यहाँ से भी बनेगा। फॉर देयर कल्चर हिस्टोरिकल साइंटिफिक एंड नेचुरल सिग्निफिकेंस, ये चीज आपको याद रखनी है। पहले लाइन इसकी बहुत अच्छी तरीके से सुननी है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है उसको देखा जाता है बाय द यूनेस्को, और किसके पर्सपेक्टिव्स में, तो उसके कल्चर उसका होना चाहिए हिस्टोरिक या साइंटिफिक या नेचुरल सिग्निफिकेंस में। दीज साइट्स आर कंसीडर्ड टू बी outstanding value to humanity and are protected and preserved to ensure their conservation for the future and generations, okay। उसके बाद करते हैं क्या है, देयर आर 3 मेन टाइप ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, 3 टाइप की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये हमको अच्छी तरीके से समझनी है। क्या है, पहली है कल्चर हेरिटेज साइट्स। दीज इंक्लूड हिस्टोरिक बिल्डिंग, जैसे अगर मान लीजिए कोई भी हिस्टोरिक बिल्डिंग है, सिटीज है, या फिर आर्कोलॉजिकल साइट्स है, या फिर कल्चरल लैंडस्केप है, दैट हैव सिग्निफिकेंट कल्चरल और हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस। क्लियर कट है, इसको बोलेंगे आप कल्चर हेरिटेज साइट्स। ये किसके अंतर्गत आती है,
WHS, यू कैन से दैट वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इसको देख कौन रहा है? यूनेस्को। ये आपको चित्र की समझना है। उसके बाद देखते हैं हम, फिर हमें मिलता है नेचुरल हेरिटेज साइट्स। इसमें आपकी देखिए क्या क्या होगा, जैसे आपका नेशनल पार्क्स है, फॉरेस्ट है, यूनिक जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशंस है दैट आर ऑफ एक्सेप्शनल इकोलॉजिकल और जियोलॉजिकल वैल्यू। ओके, सो आपको दो साइट्स मिल गई, कल्चरल हेरिटेज साइट्स, नेचुरल हेरिटेज साइट्स। अब मिलती है हमें मिक्स हेरिटेज साइट्स। ये तीनों चीज किसके अंतर्गत आती है? WHS के, ठीक है। These are area that have both cultural and natural significance। इसमें क्या होता है? इसमें देखिए दोनों चीज होंगी, कल्चरल भी होगी और नेचुरल भी होगी, तो इसको मिक्स बोलेंगे। कॉम्बिनिंग एलिमेंट ऑफ बोथ कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज साइट्स। ओके, द वर्ड आगे क्या है, इसका एम क्या है? टू प्रमोट एंड कंजर्वेशन ऑफ दीज साइट्स एंड रेज अवेयरनेस अबाउट देयर इम्पोर्टेंस। इसका यू कैन से दैट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का जो एम है, उसका एम है कि भाई जो भी कंजर्वेशंस है ना, उनको प्रमोट करना साइट्स की, है ना, और उनके यू कैन से दैट उनके बारे में अवेयरनेस रेज करना एंड उनकी इम्पोर्टेंस को समझाना। सो ये आपको समझ में आ गया होगा क्या है क्या नहीं है। अब हम देखते हैं क्या है। होयसला टेम्पल एट द वेल्लोर, जो आपको पड़ेगा हेलविल्स, हेलविल, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं, एंड सोमनाथपुर, जो पड़ता है आपका कर्नाटका में। वर्ल्ड डिक्लेयर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑन मंडे इन अ मूव दैट विल ब्रिंग ग्लोबल रिकॉग्नाइज विद प्रोस्पेक्टिव्स ऑफ इंक्रीज इंटरनेशनल टूरिज्म दीज प्लेस। तो सबसे पहले आपको सुना है होयसला टेम्पल एट द, जो आपका बेल्लूर हेलविल में, जो आपका यू कैन सी दैट, एंड सोमनाथपुरा। आगे है आपका, फिर हमें मिलेगा चिन्नाकेश्वर टेम्पल, जो भी बेल्लूर में है, एंड द होयसलरा टेम्पल एट द हेलविद। तो देखिए आप, चिन्नाकेश्वरा और होयसलरा, ये आपके हेलविद में है और ये आपका वेल्लोर में। बोथ इन हसन डिस्ट्रिक्ट, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? हसन में। हैव बीन ऑन द यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट, ये टेंटेटिव लिस्ट में है, मतलब अभी इसमें इसको भी शामिल किया जा सकता है WHS में। तो टेंटेटिव लिस्ट का मतलब है कि 2014 से। अच्छा, उसके बाद देखते हैं हम केसबा टेम्पल, जो कि सोमनाथपुरा में है, और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? मयूर डिस्ट्रिक्ट। बाज अपेंडेड टू अदर टू मॉन्यूमेंट्स अंडर द टेंटेटिव लिस्ट, ऑल थ्री वर ऑफिशियली नॉमिनेटेड बाय द सेंटर एज इंडिया एंट्री बाय द 2022 से लेकर 23 तक, इन फरवरी 2020 तक। अच्छा, आगे क्या है? आर्कुलर सर्वे ऑफ इंडिया है, उसने बोला है कि कमिंग टू द ऑफ द क्रिएटिंग जीनियस आर्किटेक्चरल इलेक्ट्रिज्म्स एंड सिम्बोलॉजी इनटू दीज आउटस्टैंडिंग सेक्रेट्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। आगे देखते हैं, एन एक्सपर्ट फ्रॉम द इंटरनेशनल, ये सारी चीजें दी गई हैं। और देखते हैं, ऑल थ्री टेम्पल्स आर प्रोटेक्टेड बाय द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, अब इनको प्रोटेक्ट करेगा। एंड नॉमिनेशंस वर द एंटर सैक्रेड एनसेम्बल ऑफ द हॉइसल्स। तो सेक्रेड मतलब यू कैन से जहाँ पे हम पूजा पाठ करते हैं अपना, कुछ पेड़ होते हैं, मंदिर होते हैं। हॉइसल टेम्पल आर नोन फॉर involving a distinct styles that ornates with the temple architectural following as stellates plan built on the raised platforms। मटेरियल की बात करें तो इसमें टेम्पल कंस्ट्रक्शंस में आपका क्लोराइड सिस्टिस, विच इज द आल्सो नोन एज द सोप स्टोन्स, और आप कह सकते हैं सॉफ्ट और एम्बियबल्स कार्विंग्स। ये चीज आपको थोड़ी सी समझनी है कि इसमें किसका यूज किया है गया है। इसमें किया गया है आपका क्लोराइड, ठीक है। क्लोराइड वो वाला नहीं है, ये क्लोराइड है, यू कैन सी दैट क्लोराइड्स। और जिसमें आपका यू कैन सी दैट सोप स्टोन कह सकते हैं, आपको इसको सॉफ्ट एम्बियल कह सकते हैं। ओके, ये जो टेम्पल है, ये हॉरिजेंटल फ्रीसन एंड many of sculpture are signed by the artisans which is unique in the history of Indian arts, while the doorways show intricate carving showcasing the excellence achieved by the artist। अच्छा, आगे आ जाते हैं। The Virgin Commission's Department of the Archaeology Survey Museums and Heritage said that inscription of the three sites, World Heritage Sites, would give global recognition for the three monuments। Okay, सो ये आपको समझ में आ गया होगा कौन कौन सी साइट्स को उसमें शामिल किया गया है, ठीक है। तो होयसला टेम्पल के है आपका, एक सोमनाथपुरा है और एक आपका चिन्नकेश्वरा है, ठीक है। तो ये चीजें हैं आपको। अच्छा, उसके बाद देखते हैं चिन्नकेश्वरा टेम्पल एट द बेल्लूर इन हसन डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कर्नाटका। मूव विल ब्रिंग ग्लोबल रिकॉग्निशन पर्सपेक्टिव ऑफ द, कौन कौन सी आपकी देखिए, ये है आपकी, थोड़ा सा देखता हूँ, ये मैंने बताई बेल्लोर, हेलविद एंड सोमनाथपुरा इन कर्नाटका, थ्री साइट इंक्लूडेड इन द WHS। ओके, अच्छा अब देखते हैं
देखिए, मैं बता दूँ क्या होता है कि इसमें ज़्यादातर मैं द हिंदू में यही कोशिश करता हूँ कि जो भी चीज़ आपकी इम्पोर्टेंट है उसको आप निकाल लें अच्छे तरीके से, ओके? और वो थोड़ा-सा समझ पाएँ, बाद बाकी तो कवर अपना प्रीलिम्स करंट में हो जाता है, जो भी पढ़ने के लिए होता है, पीआईबी, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का, उसको मैं उसी में कवर कराने की कोशिश करता हूँ। हमारी वीडियो बहुत शॉर्ट होती है, लॉन्ग वीडियो नहीं होती है और मुझे लगता है कि अगर आप ये वीडियो देखते हैं, अगर आपके 2 भी कांसेप्ट तैयार हो रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आप तैयार हो जा रहे हैं आगे के लिए, ठीक है? अच्छा, आगे और बता दूँ आपको? देखिए, आज थोड़ा-सा मैं वर्क आने की वजह से इस सेशन को आपका यहीं रोकता हूँ, ओके? सो माफ़ी चाहूँगा बट हाँ, जो भी इम्पोर्टेंट था उसको मैंने यहाँ पे कवर करा दिया, ओके? सो थैंक यू सो मच।